सर बेसिकली होता क्या है ना, ऐसा सिर्फ उन दो दोस्तों के साथ नहीं हुआ होगा, ये बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये फेस करते हैं। अगर हमारे पास वो एम्स भी आ जाए और एक बहुत अच्छा जीएमसी कॉलेज मिल रहा है तो हम किसको प्रेफर करें, वो कैसे देखा? ओके सर, मेरे हिसाब से वहाँ का बेनिफिट, रिजर्वेशन वाला बेनिफिट मिल जाता है, एएमयू का ही इंटरनल कोटा फॉर एमबीबीएस अगर आप वहाँ से करना चाहते हो, और वही फिर आगे पोस्ट ग्रेड के लिए भी आगे चला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल। जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट आंसर की आ चुकी है आपकी, है ना। अब बारी है रिजल्ट की। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए आपका कि जो आपका रिजल्ट होने वाला है बेटा, वो एक आध वीक में आपका आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मान रहे हैं हम। देखो यार, आपका पेपर हो चुका है, आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, रिजल्ट भी आप लोग का जिनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा काउंसलिंग। ये बहुत मेजर पार्ट होता है आपके एक तरीके से इस जर्नी में, क्योंकि यार मैंने बहुत से बच्चों से बातचीत करी है। मतलब पेपर तो उन लोग ने निकाल लिया, पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन कुछ ऐसे ब्लंडर्स कर दिए काउंसलिंग के अंदर जिनके चलते उनको कॉलेज उतना बढ़िया नहीं मिल पाया। मतलब अभी मैं रिसेंटली काफी बच्चों से बातचीत कर रहा हूं और मुझे ऐसा पता चला कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने उस पर और बाइफरगेट किया, तब पता चला 5-6 तो ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता है। ऐसी ऐसी चीजें बच्चे कर देते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में कैसे क्या हमें प्रोसीड करना है और काउंसलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं भारती मैम को। तो जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं बच्चों से जो मेरे को मिले हैं, जो उन बच्चों से गलतियां हुई थी और जो बच्चे करते हैं, तो उन सबके आंसर्स मैम आज दे और बच्चों को थोड़ा क्लैरिफाई करे कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे अवेयरनेस होना चाहिए। क्यों मैम? बिल्कुल सर, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस किसी भी चीज़ की हो। हाँ। और नीट में बच्चों को मेजरली हमेशा यही पता रहता है कि मेरे को नीट का पेपर देना है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, 720 नंबर का पेपर है। एक सही करूंगा तो 4 मिल जाएंगे, एक गलत करूंगा तो -1 हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस नहीं पता होता मेजोरिटी मैम। ये होता है, मतलब मैं सिर्फ बात करूं तो मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूं, आप भी टीचर ही हो। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की 180 के बारे में बात करते आता हूं, साल भर यही बात करता हूं कि बेटा कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की, गलतियां नहीं करना है। उसके बाद मैम साल भर बच्चों को बताया ही नहीं जाता काउंसलिंग को। एग्जैक्टली। और आखिरी में वो इतना छोटा पीरियड ऑफ टाइम आता है कि बच्चा उसमें ऐसा हड़बड़ा जाता है, कुछ चीजें तो छूट जाती है। अब जैसे मैम, मैं लिटरली पहले कंफ्यूज हो जाता था, अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा, जैसे जब काउंसलिंग चालू होती है पहले तो वो टाइम पीरियड है ना, कि उसी के बीच में सब कुछ करना है। कभी कभी बच्चा पहले से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करके रखता है, फिर वो बाद में उसको बार बार करने की कोशिश करता है, तो वो हड़बड़ाता है और वो फंस जाता है कभी ऑल इंडिया कोटा पे, ठीक है, उसकी काउंसलिंग हो गई है, फिर वो कहता है स्टेट कोटा की भी, फिर उसके बाद वो आयुष की भी। तो ये होता है मैम, कभी कभार तो वो एक आध राउंड को स्किप कर जाता है। बिल्कुल। बाद में उसको पता चलता है कि आप सेकेंड राउंड आ रहा है, फिर से रजिस्ट्रेशन करो, फिर से चालू करो। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसा क्या रहता है, इसका क्या टाइम पीरियड्स में आती हैं थोड़ी सी? ठीक है। तो सर मेजरली जब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ तो हमारे पास 3 कमिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारी ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग है जो एमसीसी कंडक्ट कराता है। फिर हमारी स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग जो होती है वो हर स्टेट अपनी पर्टिकुलर काउंसलिंग कंडक्ट कराता है जी। और एक होती है आयुष काउंसलिंग, वो होती है हमारे बीएमएस बीएचएमएस वाले कोर्सेज के लिए। अब होता क्या है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों ना जिगजैग पैटर्न में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होता है, जो कि टेंटेटिवली इस साल अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद 15-20 दिन का टाइम वो लोग लेते हैं। और मैम मुझे ये लगता है बच्चा सबसे ज्यादा सिर्फ इसी में ही कर पाता है, बाद में तो फंस जाता है। एग्जैक्टली। तो राउंड 1 हो गया ऑल इंडिया कोटा का। उसके बाद आपका स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। राउंड 2 स्टार्ट हो, मतलब राउंड 1 स्टेट कोटा का स्टार्ट हो जाता है। फिर राउंड 2 जो होता है ऑल इंडिया कोटा का। तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको ऑल इंडिया कोटा में भी अलग से रजिस्टर करना है, बिल्कुल, उसको स्टेट कोटा में भी अलग से रजिस्टर करना है, और अगर वो बीएमएस मतलब आयुष काउंसलिंग में बैठना चाहता है तो उसको आयुष के लिए भी अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। और ये तीनों काउंसलिंग अलग अलग अथॉरिटीज करा रही हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को कि वो नोटिस अलर्ट्स उसके पास हो। उसको पता होना चाहिए कि राउंड 1 अभी स्टार्ट हो रहा है, राउंड 2 अभी स्टार्ट हो रहा है, राउंड 3 अभी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उसको वो टाइम पीरियड पता होना चाहिए, मतलब यूजुअली क्या होता है, 6 दिन मिलते हैं हमें रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 6 डेज का टाइम पीरियड होता है। उसमें आपको रजिस्टर करना है, अपनी फी पेमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। और आधे बच्चे मात इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको आइडिया नहीं होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, कुछ कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कर्नाटका का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसका शायद वो पहले स्टार्ट हो जाता है ना, नीट के एग्जाम से पहले वो कर्नाटका का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कर्नाटका के हैं वो ये चीज मिस आउट कर देते हैं। चलो कर्नाटका वालों को हम लोग सोचते हैं कि यार एक स्टेट है तो उसको थोड़ा उनको पता होगा, तीनों में कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। मैम एक दिक्कत ये भी है ना कि मतलब यहाँ पर उनको अवेयरनेस ये रखनी है कि कब क्या चीज चालू हो रही है। Exactly. और मैम एक दिक्कत मैंने देखी है, बच्चा जैसे पहले लगा रहता है स्टेट वाले के लिए और AIQ ऑल इंडिया कोटा पे, फिर बाद में सोचता है यार BHMS और ये BAMS के लिए भी मेरे को जाना चाहिए था। अब वो जब उसको ये पता चलता है कि जाना चाहिए था, तब तक तो आई थिंक वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में पहुंच जाता है, तो वहां वो मिस आउट कर जाता है। मतलब उसको हर चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा राउंड कब चालू हो रहा है Exactly. और कहाँ पे चीजें खत्म हो रही है। एग्जैक्टली। अब मैम इसमें एक बच्चे ने मेरे को बताया, 2 बच्चे थे, कहता है सर मैं और मेरा दोस्त था, मेरे 555 मार्क्स आए, है ना, ऐसी कुछ बताया था उसने, और उसके फ्रेंड के भी एक आध नंबर आगे पीछे थे, लेकिन एक को बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया और एक को थोड़ा सा डाउन कॉलेज मिला। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं पूछ रहा हूँ, तो आज अच्छा मौका मिला है तो मैंने कहा आपसे एक बार मैं पूछता हूँ। सर बेसिकली होता क्या है ना, ऐसा सिर्फ उन 2 दोस्तों के साथ नहीं हुआ होगा, ये बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये फेस करते हैं। आप तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि सेम नंबर था, एक आध मार्क्स का डिफरेंस था, ऐसा भी हुआ है कि 50-60 नंबर का डिफरेंस होगा और जो कम वाला बच्चा होगा जिसके मार्क्स कम आए होंगे वो अच्छा कॉलेज में बैठा होगा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ना, वो करता है कि हम लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब प्रेफरेंस लिस्ट मतलब जो कॉलेज डाले जाते हैं। यस एग्जैक्टली। जब हम लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद जो सेकंड जो फेज होता है वो होता है चॉइस फिलिंग का। ठीक है। अब चॉइस फिलिंग ना सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है अगर मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ, क्योंकि वो क्राइटेरिया जो हम लोग चॉइसेस वहां पर भरने वाले हैं, जो प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग वहां पर बनाने वाले हैं, उसके ऊपर उस बच्चे का पूरा आगे का करियर डिपेंड करने वाला है। और जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमें लास्ट ईयर की रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला होगा, मेरी क्या रैंक आई है, हमें वो पिछले साल से कन्वर्जन मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब मैंने कंपैरिजन करके एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बना ली है। अब मुझे उस लिस्ट में से भी मैं चाहती हूँ कि यार मेरे को अब इन सारी लिस्ट में से मेरे को बेस्ट वाला कॉलेज मिल जाए। अब मुझे 2 कॉलेज के बीच में भी वो करना है कंपैरिजन। तो वो जो प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने बोला ना कि 555 वाला बच्चा जिसको अच्छा कॉलेज मिला होगा, उसने लास्ट ईयर की कट ऑफ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा, उसने वो प्रेफरेंस लिस्ट उसी हिसाब से बनाई होगी कि यार मुझे लास्ट ईयर इस रैंक पे ये कॉलेज मिला था, तो इस ईयर ये वाला कॉलेज मिल सकता है, तो मैं इसको टॉप पे रखूंगा कि मेरे को ये कॉलेज तुरंत मिल जाए। और जो दूसरा वाला बच्चा होगा उसने रख दिया होगा, जैसे मान के चलो उसके 556 भी आए हैं, तो उसने एम्स रख दिया होगा टॉप पे, तो मतलब वो तो उसको मिलना ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो उसे मिलना ही नहीं है, उसे मिलना था वो कॉलेज जो उस बच्चे को मिला। तो आप मान के चलो कि ये जो प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चा, मैं कहूंगी मैं 95% ऑफ बच्चा गलती करता है इसमें। मतलब ये सबसे मेजर है। एग्जैक्टली है ना, मतलब पहला जो अपन ने बोला कि वो तो अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन आपकी लिस्ट पहले तैयार होनी चाहिए। और मैम लिस्ट तैयार होती है आपके मतलब कितना आपने रिसर्च करके बैठे। एग्जैक्टली। हर एक पॉइंट को आप देखते हुए तभी आप रिसर्च कर पाओगे, नहीं तो ऐसा तो नहीं बनाने बैठे कुछ भी, बस कॉलेज अच्छे दिख रहे हैं लिखते चलो ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है मैम। फिर कुछ बच्चों ने ये बताया कि जैसे शायद हम जब काउंसलिंग में बैठते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक कुछ रजिस्ट्रेशन फी होती है, फिर वो शायद रिफंड भी होती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा मैम कि जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड राउंड में तो उनने क्या करा कि फ्री एग्जिट कर दिया, है ना। तो फ्री एग्जिट कर दिया उनने, मतलब उनने कॉलेज नहीं लिया, तो उनकी वो फीस रिफंड नहीं आई, वो नहीं पता चला उनको। और फिर उसके बाद एक और शायद राउंड होता है स्टे, जो अपने होता है कि है ना कि स्टे काउंसलिंग वाला जो लास्ट वाला होता है, उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना, उसमें भी वो लोग शायद अपीयर नहीं कर पाए। तो सर होता ऐसा है ना, अब बच्चों को नहीं पता होगा। जब काउंसलिंग का ब्रोशर आता है और एमसीसी का जो ब्रोशर है मैं बात करूंगी उसकी पर्टिकुलरली, उसमें ना पहले दूसरे और तीसरे पन्ने पे एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, बिल्कुल, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा पलट देता है। अच्छा, वो नहीं ध्यान वो उसको नहीं पढ़ता, उसको लगता है नीचे कुछ अच्छा लिखा होगा, नीचे उसी फ्लो चार्ट को इलैबोरेट करके लिखा हुआ है।
ओके। बट जैसे कि आपने बात करी राउंड 3 की, अब फॉर एग्जांपल कोई मैं राउंड 3 में बैठी हूँ, और राउंड 3 में मुझे राउंड 1 से करते हैं, राउंड 1 से करते हैं, ज्यादा ठीक क्लियर है, हो पाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल राउंड 1 में मैंने रजिस्टर करा, मैंने चॉइस फिलिंग करी, मैंने चॉइस को लॉक कर दिया, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू हुआ। मेरे को अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो मेरे को सीट अलॉट नहीं हुई, उसके लिए कुछ नहीं, अब मैं राउंड 2 के लिए आगे बैठ सकती हूँ, मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना जी। मैं ये बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी कि बच्चों को डाउट रहता है, हमें एक ही बार रजिस्टर करना है, बिल्कुल। तो राउंड 2 में मेरे को दोबारा रजिस्टर नहीं करना। अब अगर मैं राउंड 1 की बात कर रही हूँ, मेरे को सीट एलोकेट हो गई, अब उसमें मेरे पास 2 चॉइसेस वहां पर रहती हैं। एक, या तो मैं वो कॉलेज ज्वाइन ना करूं, ठीक है, अगर मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करती हूँ और मैं सीधे फिर राउंड 2 में जाने के लिए एलिजिबल हूँ, इसी को फ्री एग्जिट कहते हैं, इसको हम लोग फ्री एग्जिट कहते हैं, ठीक है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है दैट इज अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन क्या है कि मेरे को जो सीट अलोकेट हुई है, मैं उस कॉलेज में जाऊंगी, फिजिकली रिपोर्ट करूंगी, मैं वहां पर ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैं कॉलेज को बताऊंगी कि मैं विलिंगनेस रखती हूँ राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मेरे को अपने से थोड़ा और बेटर कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं कहूंगी अपग्रेडेशन। बेसिक डिफरेंस यही है कि एक में मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, मैं राउंड 2 में पहुंच गई हूँ, एक में किया है और मैंने अपग्रेड करा, ठीक है। अब हम राउंड 2 में आ जाते हैं, राउंड 2 में भी सिमिलर रहेगा। अब मैं राउंड 3 में आती हूँ। अब राउंड 3 बहुत क्रूशियल राउंड है। राउंड 3 में फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कॉलेज एलोकेट हो गया, अब अगर मुझे एलोकेट हो गया, मैं वहां से फ्री एग्जिट नहीं ले सकती हूँ, ओके। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में को एलोकेट हो गया, मैंने उधर ज्वाइन नहीं किया, तो एमसीसी का जो ब्रोशर है बहुत क्लियरली बोलता है कि आपने जो स्टार्टिंग में 10,000 रुपए भरे होंगे, अगर वो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, या फिर ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का होगा तो 5,000, और डीम्ड का होगा तो 2 लाख रुपए। और मैम शायद ये वो बच्चा वो डीम्ड वाला तो उसने वो जो मेरे को बताया ना, बहुत दर्द में बताया कि 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। हाँ, तो वो बहुत दिक्कत हुआ बेचारे के। एग्जैक्टली, क्योंकि सर राउंड 3 में अगर मैंने कॉलेज मिलते हुए मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा, प्लस मैं आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं रहूंगी, मतलब मैं आगे के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मतलब अगर थर्ड में आपने फ्री एग्जिट ले लिया तो इस साल की काउंसलिंग गई आपकी। एग्जैक्टली। फिर आप वो फिर से पेपर दो, वही वाला प्रोसीजर आ गया, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देना चाहती हूँ, राउंड 3 में, जैसे राउंड 1 में मेरे पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन था, राउंड 2 में भी था, राउंड 3 में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसा नहीं कर सकती मैं कि अपग्रेड करा लिया और मैं स्ट्रे वैकेंसी में बैठ जाऊंगी, नहीं। अच्छा, तो हमें अल्टीमेटली अगर आप इन सब चीजों का आप मेरे से लास्ट चीज पूछोगे, तो आपको जो राउंड 3 में कॉलेज मिला है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यू डोंट हैव चॉइस। अच्छा, ये चीज है, ओके। और तो एक चीज और आई है मैम इसी में बच्चों का, जैसे जो अपना स्ट्रे वैकेंसी होता है, अगर मान लीजिए वो मिल गया, उसमें कॉलेज अलॉट हो गया, अगर उसमें ही बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया तो सर ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो राउंड होता है जहां पर जो बची हुई सीट्स होती हैं किसी कॉलेज में, वो मिलती हैं स्टूडेंट्स को। अब उस कॉलेज में मान के चलो किसी स्टूडेंट को आपको सीट मिल गई, ठीक है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वो रह जाते हैं जो कि उस बॉर्डर लाइन पे थे कि उनको कॉलेज मिल भी सकता था, नहीं मिल सकता, और नहीं मिलता तो फिर उनको अगले साल ड्रॉप लेना पड़ता। अब मान के चलो उनको कॉलेज मिला और उनको कॉलेज पसंद नहीं आया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कॉलेज, तो एमसीसी बहुत क्लियरली बोलती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की जो हमारा ब्रोशर आता है, कि आप अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो आप अगले साल का नीट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, आप डिबार्ड हो जाओगे फॉर 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। यानी कि वो बच्चा जो ये सोच के गया होगा अगले साल फिर मेहनत करूंगा, नीट का एग्जाम दूंगा, वो एग्जाम एलिजिबल नहीं होगा उस साल। मतलब अगर स्टे वैकेंसी में कोई भी कॉलेज मिलता है तो यू हैव टू ज्वाइन। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो 1 साल तो मतलब ज्वाइन ही कर लेना बेटर है। उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, अदर ऑप्शंस होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्टेट्स में बॉन्ड नहीं होता है ना। अच्छा, तो फिर आप लीव कर सकते हैं अगर बॉन्ड नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें ये है कि ज्वाइन तो आपको करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैम यही बच्चों के साथ दिक्कत होती है, थर्ड राउंड वाली वो डिपॉजिट खत्म हो जाता है और ये स्टे वैकेंसी वाला भी। एग्जैक्टली सर। तो ये अच्छा मैम, एक चीज और यहीं पर अपन राउंड्स पे चल रहे, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है मैम कि जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो एक ही बार करनी होती है। हाँ सर,
है ना, जैसे ऐसा राउंड लगता है। 1 में एक बार चॉइस फिलिंग करी तो वो तीनों में मान्य हो जाएगी ऐसा? नहीं सर, बहुत मतलब जैसे राउंड 1 में किसी बच्चे हाँ। ने प्रेफरेंसेस डाले, ठीक है। राउंड 1 का रिजल्ट जैसे ही आता है, हाँ हाँ। वैसे ही जो रिजल्ट के बाद तुरंत बाद जो उसने चॉइसेस फिल करी होती है ना अपने हाँ। फर्स्ट राउंड के लिए, वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं, तो मतलब उसको खत्म। हाँ। तो उसको राउंड 2 में अपनी प्रेफरेंसेस फिर से भरनी पड़ती है, और अगर वो स्टूडेंट राउंड 2 में प्रेफरेंसेस नहीं भरता, यानी कि वो अपनी काउंसलिंग का एक स्टेप मिस कर रहा है चॉइस फिलिंग का, तो उसका राउंड 2 में वो अपना रिजल्ट ढूंढता रह जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चॉइस फिलिंग उसने नहीं करी होती अच्छा, है। मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन चॉइस फिलिंग तीनों राउंड में करनी पड़ेगी उसको। और मैम ये बच्चा मिस कर देता है, बच्चा सोचता है ये फर्स्ट बार में हो गया तो सेकंड में हो जाएगा, अब जब सेकंड में उसको नो मिलता है ना तो वो थर्ड में करता है, मतलब लेकिन उसका सेकंड पढ़ाओ तो वेस्ट हो गया। एग्जैक्टली सर। ओके 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 मैम, एक क्वेश्चन और आया बच्चों का बहुत, कि जैसे आप मान लीजिए जब बच्चा हमारे साथ तैयारी करता है ना, तो हम लोग पहले ही सोच के बैठते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं और बच्चा ही बोलता है सर एम्स में पहले जाना है, लेकिन कुछ ऐसे जीएमसीज हैं जिनका नाम मतलब आप समझ रहे हैं ना मैम, बहुत लेवल पे चलता है। एग्जैक्टली। तो बच्चा ये बोलता है कि सर हम कभी इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास वो एम्स भी आ जाए और एक बहुत अच्छा जीएमसी कॉलेज मिल रहा है, तो हम किसको प्रेफर करें, वो कैसे देखा जाए? ओके सर, मेरे हिसाब से कॉलेज कंपैरिजन, जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट की बात करती हूँ उसी में मैंने बोला था कि हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एम्स की बात करती हूँ, अब एम्स दिल्ली का प्रेस्टीज अलग है, मैं उसको बिल्कुल अलग हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि उससे ऊपर नहीं है कॉलेजेस। बट अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल बताती हूँ, हमारे पास एम्स ऋषिकेश है, और मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी ले लेती हूँ, लेट्स टेक KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब हर नीट एस्पिरेंट को पता होगी इस यूनिवर्सिटी का नाम। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि उसके दिमाग में छपे रहते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में कंपैरिजन अगर मैं एज स्टूडेंट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले देखूंगी कि इन दोनों का एस्टैब्लिश्ड ईयर क्या है। अगर मैं एम्स ऋषिकेश की बात करती हूँ तो वो 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था, और KGMU वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911, मतलब 1911 में वो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ। लगभग 100 इयर्स की हो गया। बहुत लगभग 100 इयर्स की हो गया, बहुत ज्यादा फर्क है। तो आप मान के चलो कि जितना पुराना कॉलेज होता है ना, उतना ज्यादा उसका प्रेस्टीज होता है, उतने ज्यादा बैचेस उसने निकाले होते हैं, उसके बाद उतना ज्यादा फुटफॉल उस कॉलेज के हॉस्पिटल में होता है। अब फुटफॉल से मेरा मतलब मैं बहुत बेसिक सा बताती हूँ कि पेशेंट लोड क्या है। अच्छा। अब जो डॉक्टर बनने जा रहा है वो डॉक्टर बनने जब जाता है तो उधर पर क्या होता है, उधर पर ये होता है कि तुमको पेशेंट से डील करना आना चाहिए। तो वो अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे या MBBS के टाइम पे जितने पेशेंट से डील करेगा उतना ज्यादा बेटर उसका एक्सपीरियंस होगा। अब अगर मैं KGMU की बात करती हूँ तो उधर OPD का जो वो है वो 2600 कुछ है, 2600। और वहीं पर जब मैं आपका एम्स ऋषिकेश की बात करती हूँ तो 1365 के अराउंड उधर पर आधा। हाँ। अब मैं वहीं पर मैं बेड्स की बात करती हूँ कि कितने पेशेंट्स वहां पर आते जाते हैं। तो बेड्स की अगर मैं बात करूं, KGMU के पास 4500 से ज्यादा बेड्स हैं, एंड अगर मैं एम्स ऋषिकेश की बात करती हूँ तो 963 के अराउंड उसके पास बेड्स हैं। तो ये रेट अगर आप देखोगे तो 4 गुना टाइप्स हो गया है ना। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो मतलब 4 गुना 5 गुना 4 गुना 5 गुना कोई दिक्कत है ना। तो अब अगर आप ये चीज देखोगे, बस एक डिफरेंस जो कि एम्स जहां पर ले जाता है वो ये है कि जब मैं KGMU की बात करूंगी वहां पर बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यूपी में बॉन्ड है, एम्स में देयर इज नो बॉन्ड। प्लस फीस का थोड़ा हो जाएगा कि एम्स की जो फीस है वो कम रहती है हमेशा, और इसकी फीस अराउंड 54,000 है। बट अगर मैं अपना आने वाला करियर देखूंगी तो मैं KGMU प्रेफर करूंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उधर पर मैं पेशेंट से ज्यादा डील करूंगी, मैं अलग अलग सिनेरियोज को कैसे डील करना है, क्योंकि एक ही तो बीमारी जिंदगी भर हमें डील नहीं करनी है ना एज डॉक्टर, हमें अलग अलग डील करना है। और जितने ज्यादा पेशेंट होंगे उतना ज्यादा आपको चीजें सीखने को भी मिलेगा। एग्जैक्टली। तो मतलब हर एक पैरामीटर को देखा जाता है कॉलेज कंपैरिजन में। बिल्कुल सर, इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि उधर का इंफ्रा कैसा है, उधर पर फैकल्टीज कौन सी है। बच्चों को फैकल्टीज के बारे में नहीं पता होता, बट हमें देखना चाहिए कि उधर फैकल्टीज कैसी है, इसके अलावा एल्यूमिनाई बेस कैसा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए।
मतलब मैम फुल रिसर्च का काम है, बहुत ज्यादा, इसीलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। मतलब कि जैसे हम पढ़ाने में गाइडेंस लगाते हैं वैसे काउंसलिंग भी गाइडेंस रिक्वायर्ड बिल्कुल होती है। सर, मैं कह रही हूँ सर कि जितना टाइम एक स्टूडेंट अपने पढ़ाने वाले उसमें फेज में, पढ़ने वाले फेज में देता है ना, उसको उतना ही टाइम, उतना मैं बोल नहीं रही 1 साल तुम काउंसलिंग पे ही लगा दो, बट पेपर होते हुए होने के बाद जो सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि तुम अपनी काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करो। अच्छा मैम, एक चीज और है, आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे 2 दिन से बात कर रहा हूँ, तो मुझे काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, पहले मार्केट में हवा बना रखा है कि बहुत टिपिकल है, हाँ बहुत ज्यादा, और इसी टिपिकल को लेके आप देखते हैं कि मार्केट में क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर गाइडेंस बढ़िया दी जाए और अच्छे से बैठ के समझाया जाए तो मुझे ये लगता है इतना टिपिकल नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ में आएगी चीजें, और मेरे हिसाब से जो गाइड कर रहा है वो तो समझाएगा, इवन थोड़ा थोड़ा काम आप ही करने लगोगे। एग्जैक्टली है ना, मतलब ये वो 2 वे ट्रैफिक हो जाएगा कि सामने वाला भी समझा रहा है और आप भी, तो मतलब इतना नहीं है, लेकिन वो सामने वालों ने ऐसा कर रखा है कि उसको हवा बना के और फिर एक ह्यूज अमाउंट उस पर लेते हैं ऐसा काउंसलिंग, बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं सर काउंसलिंग का। और मतलब नीट की काउंसलिंग बाकी एग्जाम से कंपेयर करूं तो थोड़ी टिपिकल है, टिपिकल तो है क्योंकि हर एक चीज के लिए मेरे को अलग जगह रजिस्टर करना है, फिर मुझे अपना सिक्योरिटी फीस भरनी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके। बिल्कुल, बट इतनी टिपिकल नहीं है जितना बना दिया है। क्योंकि अगर हम लोग बहुत बेस, अगर मैं वो बोल रही हूँ ना कि आपको वो जो 2 पन्ने का फ्लो चार्ट है, आपको वो आता है तो आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हें बेसिक पता है। अब कोटा क्या है, मतलब कोटा वोटा सब अलग है, वो अगर कोई पर्टिकुलर, मतलब जनरल वाले को तो इसमें कोई लेना देना है नहीं, उसका तो सीधा है कि उसको बस आना चाहिए। मतलब मैम मेरे हिसाब से मुझे लगा काउंसलिंग इज ऑल अबाउट गाइडेंस। एग्जैक्टली सर, जितना प्रॉपर आप गाइड कर दोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन वही बाहर घुमा फिरा के करना वही है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के। तो मैम जैसे अपन ने कंपेयर किया एम्स वर्सेस जीएमसी, तो बच्चे लोग जीएमसी को कंपेयर करें तो फिर क्या क्राइटेरिया लगाएंगे मैम? सर क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहने वाला है। अच्छा। मतलब एस्टैब्लिश्ड ईयर हो गया, और प्रेस्टीज हो गया, उसके बाद पेशेंट लोड, फुटफॉल, मतलब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली का एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास 2 कॉलेजेस हैं, वीएमएमसी है और हमारे पास लेडी हार्डिंग है, है ना। तो जब मैं वीएमएमसी की बात करती हूँ, वर्धमान मेडिकल कॉलेज की, सो ये जो कॉलेज है 2002 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है, और लेडी हार्डिंग 1916 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। तो अब लेडी हार्डिंग का पलड़ा भारी है ना, 100 साल वाले गैप फिर आ गया, 100 साल वाला गैप फिर से आ गया, प्रेस्टीज आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ओपीडी की बात करती हूँ, तो नंबर ऑफ ओपीडी अगर मैं वीएमएमसी की बात करती हूँ तो 200 से ज्यादा है। वहीं पर अगर मैं लेडी हार्डिंग की बात करती हूँ तो उसमें 150 के अराउंड है। तो यहाँ पर आपका लेडी हार्डिंग थोड़ा इधर हो गया। अब मैं वहीं पर जब मैं बेड्स की बात करती हूँ, सो बेड्स का जो रेट है अगर मैं आपको बताऊंगी तो 1150 हमारा के अराउंड जो बेड्स हैं वो वीएमएमसी में है। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ लेडी हार्डिंग में तो उसका काउंट 1000 से नीचे ही है। मतलब यहाँ भी अपना वीएमसी ऊपर है। ठीक है। अब एक और क्राइटेरिया जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, वीएमएमसी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको एमबीबीएस भी मिल रहा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेड भी, यानी कि एमडी भी आप वहां से कर सकते हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी जो होता है वो भी आप वहां से कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग में आपको सिर्फ एमबीबीएस मिलता है और सुपर स्पेशलिटी मिलता है, मतलब एमडी नहीं है, मतलब हमारे पास पोस्ट ग्रेड नहीं है। अब यूजुअली क्या होता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जा रहे हो कोई भी बीटेक बीएससी भी करने, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम कहते हैं कि यार एमएससी भी यहीं से हो जाए, वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कि उसी के साथ हो जाए। एग्जैक्टली, कंफर्ट होता है। और ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ कॉलेजेस में देयर इज कोटा, अगर तुमने यहाँ से एमबीबीएस करी है इस पर्टिकुलर कॉलेज से, तो तुम्हारे पास कोटा रहेगा कि तुम्हारे पास पीजी के लिए कोटा रहेगा। जैसे एएमयू कॉलेज है, एएमयू में तो मतलब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने वहां से 11th-12th करी है तो आपको वहां का बेनिफिट, रिजर्वेशन वाला बेनिफिट मिल जाता है, एएमयू का ही इंटरनल कोटा फॉर एमबीबीएस अगर आप वहां से करना चाहते हो, और वही फिर आगे पोस्ट ग्रेड के लिए भी आगे चला जाता है। तो ये इंटरनल कोटा अपने लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो एक पीजी वाला भी क्राइटेरिया बच्चों को पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वीएमसी वाले पे अपन को ज्यादा जाना चाहिए। यस सर। तो यहाँ पर हमें एस्टैब्लिश्ड, और सबसे बड़ी बात ये भी ना, लेडी हार्डिंग गर्ल्स कॉलेज है,
अच्छा हाँ, ये भी मैटर कर गई, ये भी तो मैटर बात कर है। दिया। तो प्रेस्टीज को इस बार अपन ओवरकम कर गए हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर्स वाली बात आ गई है थोड़ी आगे के एग्जैक्टली लिए। सर, बट नो डाउट दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट वही है कि उसमें वैसे भी लड़के जा नहीं सकते हैं, तो वो वीएमएमसी को ही वो लेंगे कंपैरिजन में। अच्छा, मतलब लड़कियां अगर यहाँ फंसती हैं तो वीएमसी में वीएमएमसी में जाना चाहिए। एमडी की बात है, हाँ एमडी की बात, वो इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि मैम वो कहीं ना कहीं अपन सेफ साइड लेके चले ना, कि जब अपन को इंटरनल कोटा मिल सकता है तो अपन उसके तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि अभी सिर्फ एमबीबीएस से तो नहीं होना, नहीं, हमें पोस्ट ग्रेड करना पड़ेगा। होता ही एमबीबीएस के बाद कि अब हमें और पढ़ना है, क्योंकि वो डॉक्टरी एक ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती है बिल्कुल, 10 years स्टडी। तो वो तो होता ही है। अच्छा मैम, एक चीज और है, अभी ये बॉन्ड पॉलिसी बहुत चल रहा है, बच्चा बहुत फंसता है बॉन्ड पॉलिसी को लेके कि कहीं पर बॉन्ड है कहीं पर नहीं है, तो इधर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको बताती हूँ सर, जैसे कि 2 तरह के बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा सर्विस बॉन्ड और एक होता है हमारा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड होता है कि आपने जिस कॉलेज से एमबीबीएस करी है उसके बाद आपको उसकी स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली से करी है तो मुझे दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में, मतलब हॉस्पिटल में 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी या 2 साल की, मतलब ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, किसी की पॉलिसी कुछ चेंज ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। अच्छा, अब अगर आप मना कर देते हो, मतलब एक कैंडिडेट है कि मैं सर्विस बॉन्ड नहीं, मतलब सर्विस नहीं करना चाहता, तो कुछ पेनल्टी अमाउंट होता है जो उस बच्चे को उस स्टेट को भरना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड टाइप्स। और जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं ना तभी ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तभी हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 4th ईयर में जाके होगा तभी हो जाएगा। और ये सब में नहीं होता है ना? ये सारे स्टेट्स में नहीं है सर्विस बॉन्ड, कहीं कहीं जगह, कहीं है। मैम अभी सुनने में आया दिल्ली में भी पॉलिसी आ गई है। एग्जैक्टली सर, दिल्ली में भी आई है। और दिल्ली में अगर मैं बात करूँ सर्विस बॉन्ड की, तो आपको एमबीबीएस के बाद 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 15 lakhs का पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पे आउट करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा जो बॉन्ड है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, बहुत कम बच्चे ऐसा करते होंगे, मतलब कि एमबीबीएस ड्रॉप आउट करें। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बेसिकली वही होता है कि अगर आप किसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं और आपको बीच में होता है कि नहीं करना है एमबीबीएस, क्या कोई भी मेडिकल कोर्स करते हैं, बीडीएस भी कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को डाउट हो जाता है कि सिर्फ एमबीबीएस के लिए है, नहीं है, बीडीएस के लिए भी है। तो जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी होती है वो देनी पड़ती है। और दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ता है तो उसकी 3 lakhs की पेनल्टी उसको भरनी पड़ती है। अच्छा, तो इसी वजह से बच्चे जब पार्शियल ड्रॉप का एक टॉपिक मैं यहाँ पर छेड़ना चाहूंगी सर, वो बहुत जरूरी भी है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे कंफ्यूज बच्चे हैं तो वो यही करते हैं। अब मैं मतलब अगर कोई बच्चा है जो पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा है, वो सोचेगा बीएमएस में एडमिशन ले लेता हूँ, बीडीएस में एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद अगले साल की नीट की तैयारी करता हूँ और मस्त अगले साल पेपर दूंगा। तो यहाँ पर फॉर दी एस्पिरेंट्स जो कि यूपी स्टेट के हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगी, यूपी स्टेट के स्पेसिफिकली यूपी स्टेट, कि यूपी स्टेट का जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे अगर तुमने बीच में कोई मेडिकल कोर्स छोड़ा। अच्छा, कोई पैसे वो पैसे नहीं लेंगे, वो बस तुम्हें बोल देंगे कि तुम अगले साल की स्टेट कोटा यानी कि यूपी कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब आप एक काउंसलिंग से ही बाहर हो गए हो। एग्जैक्टली सर, अगले साल काउंसलिंग तो, हाँ, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं बच्चे को एडमिशन मिलने के। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में तो सब आते हैं और यहाँ पर तो स्टेट वाले में तो आपको बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली, तो उससे सीधे बाहर। एग्जैक्टली सर, तो आप अगले साल की स्टेट कोटा वाली में नहीं बैठ सकते हो, बट अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए आप ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में बैठ सकते हो। और आयुष में बैठ सकते हो, लेकिन आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, मतलब जो 85% वाला सीट क्राइटेरिया है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये तेज खेला है बहुत। बहुत तेज खेला है। उन्होंने बोला है कि हम कुछ पैसे ना, मतलब कि बेनिफिशियल ये भी है ना कि वो एक सीट बर्बाद भी हो जाती है। एग्जैक्टली सर, अगर कोई 1 साल पढ़ के छोड़ रहा है तो बाकी की वो सीट फिर वो वेस्ट हो गई, नहीं तो अगर आप नहीं लेते तो कोई और जरूरतमंद उसको ले लेता। एग्जैक्टली सर, ओके। तो और मैम, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अपन के यूपी में ऐसा है कि आपको अमाउंट नहीं देना है, आप 1 साल के लिए स्टेट से बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। कुछ कॉलेज स्टेट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं बताऊंगी जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में देयर इज नो बॉन्ड, उत्तराखंड में भी कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्डेड स्टेट है। उधर के बस 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर मेरे को वो कॉलेज मिलते हैं तो उधर कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर स्टेट कोटा के थ्रू मिलते हैं तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मतलब उधर पर एक क्राइटेरिया आ जाता है कि मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं बॉन्ड वाला क्राइटेरिया चूज करता हूँ या नॉन बॉन्ड वाला। मतलब मैम, पार्शियल ड्रॉप भी बहुत सोच समझ के लेना, बहुत सोच समझ के। किस स्टेट के हैं क्या, मतलब इधर भी रिसर्च आ रही है। इधर भी रिसर्च आ रही है।
तो आप पार्शियल ड्रॉप ऐसे ही नहीं ले सकते। आप हाँ। अगर प्रेफर कर रहे हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूं, तो हमारी बहुत सारी ओपन स्टेट्स भी होती है। ओपन स्टेट्स एज एन कि फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका से हो सर, है ना, आप कर्नाटका की काउंसलिंग में बैठे हो, लेकिन हमारी जो यूपी है वो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट एज एन कि आप यूपी के भी किसी कॉलेज में जाके अपना मैनेजमेंट कोटा से या प्राइवेट कॉलेजेस में उधर के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए आप ऐसी स्टेट्स चूज करो जहां पर डिसकंटिन्यूएशन वाला बॉन्ड ना हो। तो वो चीज, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें ना कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ना ही कोई तुम्हें अगले साल के लिए एलिजिबिलिटी छोड़ रहा है। ये सब कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। मतलब मैम गाइडेंस बहुत जरूरी बहुत जरूरी है सर। तो मतलब मैम लिटरली आपसे बात करके, और ये तो जनरली अपन ने कुछ वो क्वेश्चंस लिए जो सबसे कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के मन में रहते हैं। करेक्ट सर। तो मतलब ये जो काउंसलिंग का पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चों को बहुत ज्यादा अवेयर होना है और सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये भी नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा मेंटल लेके और फिर आप कुछ भी कर रहे हो। परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं हाँ। बच्चों से यही कहूंगी कि मतलब ऐसे पैनिक वाली स्टेट नहीं होती है ये। आपको बस क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लो, क्योंकि बहुत बच्चे लटक, मेरे को अभी तक याद है। यही बोला ना कि बच्चा क्या करता है, सिर्फ वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। अभी बच्चा क्या रिजल्ट का वेट कर रहा है। ये करे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर ले, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ढूंढना भी बहुत टफ होता है। इस साल नहीं तो अगले साल काम आ जाएंगे यार। तो उसको रखते चले एक स्टेप कर। मैम वही ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाइडेंस बहुत जरूरी है कि सबसे पहला काम है आपको डॉक्यूमेंटेशन ही करके रखना है। एग्जैक्टली सर। मुझे अपने टाइम का याद है, मैं जब नीट की काउंसलिंग कराने गई थी, तो यूपी में ना जब डोमिसाइल बनवाने जाते हैं तो उधर दो तरह के बनते हैं। एक सामान्य निवास पत्र बनता है, एक मूल निवास पत्र। मूल निवासी है ना। मेरे को ये बहुत दिनों बाद याद आया, क्योंकि मेरे को भी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम जेई के लिए मैं भी गया था ना, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे पास इतनी मोटी फाइल थी। अब वो सामने वाला मुझसे कहता है कि डोमिसाइल दो, और मैं ऐसे ऐसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो मेरे को बहुत गुस्से में देख रहे थे। तो मतलब पॉइंट समझ रहे हैं आप कि उनको भी इरिटेशन हो रहा है, और लिटरली कि बच्चा इतना सिंसियर नहीं है। मैं तो अपने आप को ही कह रहा हूँ कि यार एटलीस्ट मैं बुकलेट बना के जाता हूँ, सीधे सामने रख देता, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सही में सर। तो मैं वही बता रही थी, जैसे कि मुझे नहीं पता था, मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमारा परमानेंट एड्रेस गांव का ही था। बट हम लोग, मैंने 11th-12th वहां से नहीं करी है, 10th और 12th यूपी से नहीं करी, मैंने उत्तराखंड से करी है। तो मेरा मूल निवास बनना था, लेकिन हमें तो जानकारी नहीं थी उस समय, इतनी सारी अवेयरनेस भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था कि हमें लोग बताए कि यार ये कर लो। मैंने घर पे सामान्य निवास पत्र पापा से बनवाया, और हम काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए। और फिर मैं वहां से रिजेक्ट होके आ गई, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। उस समय ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी, ये कई बार होता है, और ये बहुत बार होता है। मैम उस टाइम पे ऐसा था कि ये हमें प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता था। आजकल तो ऑनलाइन हो गया अब सारे। तो ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया तो आप उसको ऑनलाइन स्कैन करवा सकते हो या निकाल सकते हो। लेकिन मैम ये अब आप पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो ये बच्चों के साथ होता है। फिर बच्चों को एक दिलासा दे दिया जाता है, कोई बात नहीं, अभी 2 राउंड बाकी हैं। लेकिन यार आप देखो ना, वो एक राउंड का इंपॉर्टेंस बहुत होती है, बहुत ज्यादा सर, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉलेज मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आ सकता है, फिर आप उसके हिसाब से आगे वाले राउंड के लिए तैयारी करते हो। अब पॉइंट इज दैट आप सेकंड में बैठ रहे हो, लेकिन आप पहला ही है वो तो आपका, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। 2 ही ऑप्शन है, लाइफलाइन सिर्फ आपके पास 2 ही बची हुई है। करेक्ट है सर। तो मैम बढ़िया रही है थोड़ा सा आपके साथ, क्योंकि बच्चे भी बहुत क्लियर हुए ये डाउट्स को लेके, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग होते हैं। तो मैं तो ये समझाऊं कि एक मतलब कि फुलफिल गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। मतलब एक बंदा होना चाहिए जो हमें समझाए सारी चीजें, है ना, उसके साथ हम भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही काम करे, बस वो हमें बताते जाए ऐसे ऐसे करना है, नहीं, वो पूरा समझाए, सारी चीजें करे। तो इसीलिए मैम अड्डा 24/7 भी काउंसलिंग लेके आया है। बिल्कुल सर। और मैम मैं जो अभी आपको कह रहा था ना कंपैरिजन की बात, क्योंकि पर्सनली आपने इसको बहुत डिटेल लेवल पे देखा हुआ है, आप काम कर रहे हो इस पे, आप हमें समझा रहे हो, तो हमें लग रहा है कि अब थोड़ा आसान हो रहा है कि सबसे पहले आज जाके मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब मेरे को प्रोसीजर क्लियर हो रहा है। मतलब मार्केट में काउंसलिंग को इतना बड़ा बना रखा है, उसके लिए lakhs रुपीस चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, 30,000-40,000 50,000 ये नॉर्मल प्राइस रेंज चल रहा है सर, ये चल रहा है। और मतलब उसमें आप ये होते हैं, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया ना, इसी एग्जांपल को बहुत बड़ा करके बताया जाता है कि उसकी लाइफ ऐसा हो गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, बताने का भी एक तरीका होता है। करेक्ट सर, है ना, आप उसको अच्छे से भी गाइड कर सकते हैं। तो अड्डा 24/7 भी काउंसलिंग लेके आया मैम, आप ही देख रहे हो पूरा उसको। तो उसमें फुल बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मैम ने पूरा गाइड किया, इसमें तो हमने कम क्वेश्चंस लिए, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं, मैंने मैम से डिस्कस भी किए हुए थे सारी चीजें। तो हमें ये पता चला था कि ये वो है जो बच्चों को दिक्कत आती है इन सारी चीजों में। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको इस बार अड्डा 24/7 देगा,
बस आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, मैम प्रोसेस तो चालू हो ही चुका है उसका। सर काउंसलिंग के जो बैचेस है वो तो चालू हो चुके हैं, बट जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद से नोटिफिकेशन का चालू हो जाएगा। और एक चीज और बताऊंगा मैं, सबसे पहले जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो अगर आप हमारी काउंसलिंग लेते हैं तो वो अवेयरनेस चालू हो जाएगी कि आपको किस टाइम पे कौन सी काउंसलिंग में बैठना है, कौन सा राउंड आने वाला है, और पर्सनल आपसे कोई ना कोई अटैच रहेगा, आपको पूरा गाइड करेगा। सर 1-on-1 DM वाला सर्विस भी है, प्लस नोटिस अलर्ट्स, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आपको सारे नोटिस अलर्ट्स जाएंगे, वो भी ऑन दी व्हाट्सएप, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है। और आई थिंक मैम मेरे हिसाब से तो वीडियो कॉलिंग भी है। वीडियो कॉलिंग भी है, वो 1 Pro में है, वो उसके लिए है जब चॉइस फिलिंग के बाद लॉक करने से पहले जस्ट टू प्रूफ रीड कि यार मैंने मैम ये वाले चॉइसेस भरी हैं, क्या ये सही है, क्या मुझे चेंज करना चाहिए, उसके लिए प्रूफ रीडिंग वीडियो कॉल भी है। अच्छा, तो बेटा आप देख रहे हो हम लोग नीट में तो पहुंचा ही रहे हैं, और नीट के बाद भी मतलब आप ये समझिए कि ये एक ऐसा फेज आता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक कॉलेज भी मैम ऊपर नीचे होने से आपके लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो बच्चे ने मेरे को इतना ज्यादा रो के बताया कि सर एक इधर और एक में इधर, और वो उसको अंततः जब तक वो रहेगा ना मैम तब तक उसको खटकेगी वो बात रहती है सर। और वो सिर्फ इस वजह से आपने जो बताया प्रेफरेंस लिस्ट, बस वो एक लिस्ट को मिस कर गया। तो बेटा आपको चार्जेस भी बताए जाए तो मैम बहुत माइन्यूट से चार्जेस हैं हमारे, है ना। 1 के लिए 1999 है, और 1 Pro के लिए 3499। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि जो लैग से कंपेयर करूंगा ना, तो एक में 2% चार्ज है और एक में सिर्फ 3.5% चार्ज है। अब आप समझ रहे हैं, लेकिन इसका ये नहीं है, गाइडेंस आपको पूरी दी जाएगी। आपको आज से समझ में आ गया होगा कि मैम एकदम थरोली पूरे डेप्थ रिसर्च के साथ पूरी टीम के साथ बैठी हुई हैं जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है। और बेटा मैं एक बात बोलता हूं, अपन ने नीट में तो कर लिया, लेकिन एक पड़ाव और, क्योंकि उसके बाद की जर्नी फिर आपको जीनी है, आपको फिर पढ़ते चलना है आगे, MD बढ़िया, फिर भी हम आपसे मिलेंगे, है ना, इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा जहां तक हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, अड्डा 24/7 जहां तक आपकी हेल्प कर सकता है बेटा वहां तक कर रहा है। तो इसको देखिए थोड़ा सा, है ना मैम, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आप इसको ज्वाइन करिए। 1 और 1 Pro काउंसलिंग, ठीक है। 1 Pro में मैम अपना एक बेनिफिट है जो प्रूफ रीडिंग, वीडियो कॉलिंग, बाकी दोनों SH पूरा सेम है। तो ओके, ज्वाइन करिए, एनरोल करिए फटाफट, और फिर वो कहते हैं ना, अपने ड्रीम कॉलेज को मिस मत करिए, है ना। अगर आपको मिल सकता है तो अपन को उसको पाना है, बस एक पड़ाव और है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैम मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है आपको, बहुत ज्यादा, है ना, मतलब एकदम आंखें पूरी खोल के रखनी है, क्योंकि इधर पे भी नाक सब खोल क्योंकि इधर समय और कम है। एग्जैक्टली। पढ़ने के लिए तो आपको 1 साल होता है, इधर पे सिर्फ 5-6 दिन का समय होता है। 5-6 दिन का ऑल इंडिया कोटा का पहला राउंड शुरू हो जाता है, मतलब सब कुछ भरना है, फिर हमें स्टेट का भी देखना है। मतलब आप मान के चलो मोटा के लिए 3 महीने का है कि आपके राउंड सारे कंप्लीट होंगे, और मतलब सब कुछ हो जाएगा। मोटा के लिए 3 महीनों का है सिर्फ, तो इन 3 महीने आपको बहुत चौकन्ने रहना है, बहुत चौकन्ने रहना है। तो मैम के साथ बने रहना है अपन को, फटाफट एनरोल करिए बेटा और ड्रीम कॉलेज तक पहुंचिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।